काली नजर। माँ, माँ। अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो। मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। ओफो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना। वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह! रुको, मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ। कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ। 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस, घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे। घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे, ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे, इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है। दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना। किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ। काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना। काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई। किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। हम्म, काली नजर। क्या? क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे। कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं। ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं। हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है, मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ। उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है। पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी। काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए।
अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, ये एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है। सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाल बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर खाली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। काला साया। यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहां प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू,
अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोटी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉनवेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ! बचाओ! माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए।
गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना जन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपनी करने की माफी गौरी से मांगती है। प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है।